नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय रावत है और आज हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद हैं जो शिक्षा, संगीत, साहित्य, संस्कृति ऐसे तमाम क्षेत्रों में रुचि रखते हैं और उनसे जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय यानी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता विद्याशाखा के एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर राकेश चंद्रयाल जी। उनसे हम तमाम विषयों को लेकर बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, बहुत सारे आपसे जुड़े जो जिन क्षेत्रों में आपका अनुभव रहा है, आपने काम किया है, उनको लेकर हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से आते हैं, आपकी प्राथमिक जो शिक्षा रही है वो कहाँ से आप उसके बाद आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आए। इस पूरी जो श्रृंखला आपके जीवन की रही है, शुरुआत से हम जानना चाहेंगे कहाँ से आपने शुरू करा। मैं ये कहूँ कि जो मेरे जड़ है, मूल जो है जहाँ से मैं हूँ, उत्तराखंड के टिहरी जनपद के अंतर्गत जो है नरेंद्र नगर विधानसभा है और नरेंद्र नगर विधानसभा के अंतर्गत पट्टी दोगी एक पट्टी का नाम है और उस पट्टी दोगी के अंतर्गत ग्राम नसोगी और भरवाणी जो गांव है मेरी प्राथमिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक गांव से ही हुई है। और माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, इंटरमीडिएट करने के बाद मैं हायर एजुकेशन के लिए घर से बाहर निकला। फिर उत्तरकाशी, टिहरी, श्रीनगर और उत्तराखंड से बाहर से भी मैंने पढ़ाई की है। और मैं बेसिकली साइंस का विद्यार्थी था। साइंस में मैंने एमएससी जूलॉजी से साइंस में एमएससी की थी और उसके बाद मुझे लिखने का शौक़ था, तो पत्रकारिता में मेरा इंटरेस्ट बढ़ा और मैंने पत्रकारिता में गढ़वाल विश्वविद्यालय से उस समय जर्नलिज्म में बैचलर डिग्री होती थी, जो ग्रेजुएशन के बाद इंट्रेंस के माध्यम से जिसमें एडमिशन होते थे। तो प्रवेश परीक्षा के बाद जो है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन गढ़वाल विश्वविद्यालय से किया। उसके बाद फिर और रुचि बढ़ी और फिर मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में भी प्रवेश के माध्यम से मैंने वहाँ प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश लिया और फिर एमजेएमसी की। एमजेएमसी के बाद एमफिल इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पत्रकारिता में एमफिल किया और एमफिल के बाद फिर पत्रकारिता में पीएचडी मैंने की है गढ़वाल विश्वविद्यालय से। और जो मेरा शोध का विषय था टिहरी बांध निर्माण में, और जो टिहरी बांध निर्माण से जो लोग प्रभावित हुए, जो विस्थापित थे, उनके पुनर्वास में, उनके उचित पुनर्वास में मीडिया की क्या भूमिका रही है, ये मेरा शोध विषय था। उसके बाद मैं भी आपको अपना पत्रकारिता का जो कैरियर है, जो मेरा प्रोफेशन जिसमें हूँ इस समय, जो मेरा टीचिंग प्रोफेशनल है, उसके बाद आपको बता रहा हूँ, जिससे मेरी जीविका चल रही है। बिल्कुल। तो फिर जो है शोध के बाद फिर गढ़वाल विश्वविद्यालय के स्वामीराम तीर्थ परिसर बासात हॉल में मैंने 6 साल अध्यापन कार्य किया और 2010 में मैंने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग में एज ए शिक्षक कार्यभार मैंने ग्रहण किया और पत्रकारिता विभाग शुरू किया। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में मेरे द्वारा ही पत्रकारिता विभाग शुरू किया गया और उसके बाद तमाम जिम्मेदारियां मुझे विश्वविद्यालय स्तर पर मिलती रहीं। मैंने जनसंपर्क अधिकारी के पद पर भी कार्य किया और अकादमिक जो कंसल्टेंट होते हैं, सीनियर एकेडमिक एसोसिएट्स हो गए और अन्य जो भी एकेडमिक और जो अन्य जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की तरफ से मुझे समय समय पर दी जाती रही, मैंने सभी कार्यों का निर्वहन किया। और अभी मैं पत्रकारिता विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। और इसके साथ साथ हमारा कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी चलता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का, उसका भी प्रभारी हूँ। और अन्य क्षेत्रीय भाषा जो को लेकर हम काम कर रहे हैं, जो क्षेत्रीय भाषाओं में हमारे कई प्रोग्राम संचालित हो रहे हैं, उसका भी कोऑर्डिनेटर था। पहले तो नेपाली, कुमाऊनी और गढ़वाली तीनों भाषाएं मेरे पास थी, लेकिन काम अधिक होने की वजह से फिर मैंने रिक्वेस्ट की, तो अभी मैं केवल गढ़वाली भाषा का जो प्रमाण पत्र हमारे यहाँ विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया जा रहा है उसका भी प्रभारी मैं हूँ। तो ये तमाम जो मेरी जिम्मेदारियाँ उस क्षेत्र में हैं जिस क्षेत्र में मेरी जीविका चल रही है, जो मेरा रोजगार है। इसके अलावा हम बात करें कि एक हर व्यक्ति के पास एक रुचि होती है, एक उसकी हॉबी होती है और उसका इंटरेस्ट होता है जिस तरफ वो काम करना चाहता है, और वो जो अपने शौक जिसे हम कहते हैं सामान्य भाषा में, उस अपने शौक को पूरा करना चाहता है। तो वो मेरा रहा गायन और लेखन।
लेखन और गायन। तो लेखन तो था ही, लेखन तो पत्रकारिता के क्षेत्र में भी मैंने कई समाचार पत्र पत्रिकाओं में भी काम किया है। हिंदुस्तान में किया है और दैनिक जागरण में किया है, कई पत्रिकाओं में मैंने लेखन कार्य किया है। उसके अलावा जो संस्कृति के क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ, जी सर। तो मुझे अपने विद्यालय जो शिक्षा थी, बेसिक शिक्षा से ही जो है मुझे रुचि थी गाने का, ठीक। मंच पर गाने का। और मंच पर मैंने जो काम शुरू किया, गांव में रामलीला होती थी, जी सर। तो सबसे पहले रामलीला में मैंने जो है जो रोल किया था वो किया था मैंने सुलक्षणा जो होती हैं मेघनाथ की बिल्कुल पत्नी। सर। तो वहाँ से मैंने शुरू किया और फिर जो है मैंने लक्ष्मण का भी पाठ किया है। और जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रहा मेरे क्षेत्र में, मेरा जो वो रहा अभिनय रहा है, जो जिस चीज़ मैंने सीता का रोल किया, बिल्कुल सर, मुझे माता मैं सीता रोकना का। चाहूँगा आपको 2 हाँ, मिनट। सर मुझे लगता है कि पहाड़ों में रामलीला एक ऐसा मंच है जहाँ से पहाड़ की जो प्रतिभाएं हैं, जिनके अंदर कुछ करने की इच्छाएं होती हैं, रामलीला एक ऐसा मंचन पहाड़ों में होता है भगवान श्री राम की कथा के द्वारा, कि उनको वो मंच मिलता है कि जहाँ वो अपनी प्रतिभाओं को सामने रख सकते हैं, उसका विकास कहीं ना कहीं कर सकते हैं। तो आप भी उससे जुड़े हुए हैं और मैंने भी उस चीज़ को महसूस किया है। ये चीज़ जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। जी सर। जी। तो सीता का रोल मैंने किया। तो हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़े क्षेत्र में रामलीला होती थी, तो वहाँ पर मैंने कई सालों तक सीता का पाठ किया, सीता का रोल मैंने प्ले किया। और गाने का शौक़ था, स्कूल में जो भी कार्यक्रम होते थे, छोटे बड़े कार्यक्रम, तो उनमें मैं गीत गाता था। और नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीत मुझे बहुत अच्छे लगते थे, आज भी अच्छे लगते हैं, तो उनके गीत मैं गाता था। तो फिर क्या हुआ कि फिर पढ़ाई और फिर जो है पीएचडी, फिर नौकरी, जीवन का जो संघर्ष होता है उसमें हम बिजी हो गए बिल्कुल। आदमी, क्योंकि अपने करियर के लिए, क्योंकि हम सामान्य परिवार के जो लोग हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा ये जो कठिन वो होता है कि हम अपना करियर कैसे बनाएं। बिल्कुल सर। तो उसमें हम लोग बिजी हो गए, पढ़ाई, पीएचडी के बाद फिर नौकरी, नौकरी में भी संघर्ष किया, अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो जो जो अपने अंदर एक रुचि थी, जो एक जम से अंदर कल्चर का, बिल्कुल सर। म्यूजिक का, वो बाहर नहीं आ पाया, वो दब गया, उसके लिए समय नहीं मिल पाया समय कहीं नहीं ना मिल कहीं। पाया। लेकिन कोरोना काल में क्या हुआ कि कोरोना काल में जब घर में अकेले थे, मुझे कोरोना हो गया था, मैं होम क्वारंटीन रहा और लगभग काफ़ी 1 महीने तक। तो उस अकेला रहा उस दौरान, तो उस दौरान अकेला रहा तो फिर दिमाग में सारी बातें, पुरानी बातें सब आती रहीं। और उस समय मैंने फिर दोबारा ये काम शुरू किया। फिर 2020 में मेरा पहला गाना आया और अब तक जो है मेरे 16 गाने, जी सर। आरसी म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट करके जो मेरा चैनल है, आरसी बिल्कुल। म्यूजिक करके, वो उस पर अब तक 16 गाने मेरे रिलीज हो चुके हैं। और मेरा फोकस है सिर्फ संस्कृति को लेकर। बिल्कुल सर। ठीक है, गायन और लेखन, लेखन और गायन जो है मनोरंजन के लिए भी होता है, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ एक शिक्षा भी हमारी संस्कृति और जो हमारी सभ्यता है, जो हमें हमारी जड़ें हैं, जो हमारा जो मूल है, उससे जोड़ने का भी हम लोगों को काम करना चाहिए, उसके लिए भी हमको काम करना चाहिए। तो मेरा ये है, ये ध्येय है बिल्कुल कि जहाँ हम लोगों का मनोरंजन करें, मनोरंजन के साथ साथ हम अपनी संस्कृति के संरक्षण को लेकर भी काम करें, लोगों को अपने जड़ से जोड़ें। बिल्कुल सर, इतना व्यस्त शेड्यूल आपका रहता है, बिजी शेड्यूल के बावजूद भी आप अपनी संस्कृति के लिए समर्पित हैं, उसके संवर्धन के लिए कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं। आपकी ये बातें सुनकर मेरे को एक भगवान श्री राम जी की कहानी का एक किस्सा याद आया। जब भगवान श्री राम लंका दहन के लिए माता सीता को वापस लाने के लिए, तो उसमें एक गिलहरी लगातार जो बानर सेना है वो समुद्र में पत्थर डाल रही थी भगवान श्री राम का नाम लिखकर। उसमें एक गिलहरी अपने आप को समुद्र में जाती है, अपने आप को भिगोती है और रेत में लोटपोट होकर वापस उस रेत को समुद्र में डालती है। तो भगवान श्री राम ने उसे उठाया, उससे पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो। तो गिलहरी ने कहा कि हालांकि मैं जानती हूँ कि मैं उतना योगदान नहीं दे सकती हूँ, लेकिन जितना मेरे हिस्से का योगदान इस पुल को बनाने के लिए किया जा सकता है, मुझे आत्म संतुष्टि होगी कि मैंने अपना वो काम किया। तो कहीं ना कहीं हमें अपने जिम्मेदारी, अपने हिस्से की जिम्मेदारी किसी भी दिशा में, अपने क्षेत्र में, अपने समाज के लिए अपने हिस्से की जिम्मेदारी को, उसका निर्वहन करना चाहिए। और आप कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं सर, ये बहुत बड़ी बात है। इतना बिजी शेड्यूल आपका कहीं ना कहीं रहा है, हम इस ओर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, मुक्त विश्वविद्यालय से आप एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के पद पर आप हैं, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट पत्रकारिता में हैं।
सर, मुक्त विश्वविद्यालय का इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, मुक्त विश्वविद्यालय के इस नाम को, और इसके क्या टारगेट्स हैं, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, थोड़ा इस बारे में अगर बात करना चाहें तो। अब आपने ठीक है, ये क्योंकि संस्कृति और शिक्षा बिल्कुल सर। दोनों मेरे जीवन के उद्देश्य हैं, और मानव जीवन में यदि ये दो उद्देश्य आदमी के अंदर हैं या उसके पास हैं, उनको पूरे करने के लिए उसको जिम्मेदारी मिली है, तो ये बहुत बड़ी उसके लिए जो है ये सौभाग्य की बात है। तो मुझे दोनों जिम्मेदारियां मिली हैं बिल्कुल। समाज की, कि मैं शिक्षा के लिए भी काम करूं, अपने और संस्कृति के लिए भी काम करूं। तो शिक्षा के लिए मैं जहाँ तक बात करूं, मुक्त विश्वविद्यालय जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय है, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल बिल्कुल। ओपन यूनिवर्सिटी, और हमारे जो राज्य स्तर पर है वो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, जिसका मुख्यालय हल्द्वानी में है। बिल्कुल। और इसको डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन बोलते हैं। जी सर। तो मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा, ओपन एंड डिस्टेंस। जी सर। तो मुक्त का तात्पर्य है कि जहाँ कोई बंधन ना हो, जहाँ कोई बंधन ना, बंधन कैसा, कि जहाँ कोई उम्र की सीमा ना हो। बिल्कुल। आप किसी भी उम्र में कोई भी शिक्षा आप लेना चाहते हैं तो आप ओपन यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। बिल्कुल सर। जहाँ क्लासरूम में जाने का कोई बंधन ना हो कि बाध्यता ना आपको हो। क्लासरूम में जाना ही है, बिल्कुल तभी सर। आपकी पढ़ाई होगी, ये सारी चीज। तीसरी बात कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, कि आपने देखा होगा कि बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटी होती हैं, जितने भी कॉलेजेस होते हैं जो रेगुलर मोड में चलते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि यदि आप फर्स्ट ईयर, आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं, जब आपका बीएससी फर्स्ट ईयर क्लियर होगा तभी आप सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि यदि आपका फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं हुआ, या आप पेपर नहीं दे पाए किसी कारणवश, तो आप सेकंड सेमेस्टर में या सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन फाइनल डिग्री आपको तभी मिलेगी जब आप सारे सेमेस्टर और सारे ईयर आप क्लियर करेंगे। जी सर। एक फ्लेक्सिबिलिटी है, जी सर। क्योंकि ओपन एंड डिस्टेंस जो मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति में कौन लोग आते हैं, जो काम धंधे वाले लोग हैं, बिल्कुल। जो कहीं रोजगार कर रहा है और कहीं न कहीं वो बिजी है, जिसके पास रेगुलर कॉलेज पढ़ने का जिसके पास समय न तो था और न समय है, तो उन लोगों को देखते हुए यह व्यवस्था बनाई गई। तो अभी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हमने कम से कम हमारे यहाँ 80 से 90 प्रोग्राम संचालित हो रहे हैं, सारे पीएचडी से लेकर सर्टिफिकेट कोर्सेज तक। जी सर। और लगभग लाख शिक्षार्थी, जैसे छात्र कहते हैं हम अन्य यूनिवर्सिटी में या जो रेगुलर कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर छात्र कहा जाता है, विद्यार्थी कहा जाता है। जी सर। हमारे यहाँ छात्र को शिक्षार्थी कहा जाता है, लर्नर्स। जी सर। लर्नर्स, जिसमें उम्र की कोई बाध्यता ना हो। हाँ, तो वो शिक्षार्थी मत शिक्षा ग्रहण कर रहा है, वो कहीं से भी और बैठकर वाकई किसी भी उम्र पे। कहा भी जाता है कि शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती हाँ, है, जी 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 ताउम्र शिक्षा को ग्रहण कर सकते जी हैं। जी जी। तो मैक्सिमम हमारे यहाँ जो ऑलरेडी रोजगार पे लगे हुए हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनको प्रमोशन चाहिए, वो प्रमोशन के लिए डिग्री लेते हैं। और कई लोग ऐसे हैं कि जैसे आपने अभी कहा कि आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके पास रेगुलर पढ़ने की नहीं होती है। जैसे बहुत सारे बच्चे इंटर के बाद क्या करते हैं कि कोचिंग करते हैं, जी। कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई जो है जे एडवांस की तैयारी कर रहा है, कोई अन्य जो भी एग्ज़ाम है उनकी तैयारी कर रहा है। तो उसके साथ साथ कि उसका जो कैरियर है वो कहीं ब्रेक ना हो, तो वो क्या करता है कि बीएससी, बीए, बीकॉम अपनी इच्छा अनुसार वो हमारे यहाँ से एडमिशन लेता है। एक तरह के इस तरह के बच्चे होते हैं। दूसरे जो होते हैं कि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि उनको प्रमोशन चाहिए हो, सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों में या कॉर्पोरेट सेक्टर में उनको प्रमोशन चाहिए। कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई काम कर रहा है तो वो एमबीए करना चाहता है, जी तो सर। एमबीए करेगा तो उसका प्रमोशन होगा। जी सर। तो वो हमारे यहाँ से एमबीए कर लेता है, कोई एमसीए कर लेता है, जी सर। कोई जो है एमएसडब्ल्यू कर लेता है, कोई एमए मास कम्युनिकेशन कर लेता है। अपने अपने फील्ड के हिसाब से, अपने अपने जो उनकी रुचि होती है उसके हिसाब से वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे यहाँ एसएलएम होता है, जिसको हम सेल्फ लर्निंग मटेरियल कहते हैं, जी सर। वो एक ऐसी कड़ी होती है जो शिक्षार्थी और यूनिवर्सिटी को जोड़ती है, जो सब्जेक्ट के हिसाब से तैयार की जाती है, जी सर। उनके विषय के हिसाब से तैयार की जाती है। और उसके कई फॉर्म में हम उनको स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं। जैसे एक तो हम प्रिंट फॉर्म में, बुक फॉर्म में जो है उसको प्रोवाइड कराते हैं हार्ड कॉपी में, जी सर। उसका ऑनलाइन पीडीएफ के फॉर्म में हम उपलब्ध कराते हैं,
प्रत्येक जो डिपार्टमेंट है, प्रत्येक सब्जेक्ट ने अपने अपने प्रोग्राम्स का सिलेबस, अपने अपने प्रोग्राम्स का जो एसएलएम है, सेल्फ लर्निंग मटेरियल है, जो स्टडी मटेरियल है, वो हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में पीडीएफ फॉर्म में है। जी सर। तीसरा, कई ऑडियो जो मैंने अभी आपसे कहा कि कम्युनिटी रेडियो जो हमारा चल रहा है, हेलो हाउसवानी 91.2 एफएम, उसके माध्यम से भी हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी यूनिवर्सिटी के जो फैकल्टीज हैं, जो टीचर्स हैं, अपने अपने सब्जेक्ट के, अपने अपने प्रोग्राम के सिलेबस के हिसाब से क्या करते हैं, अपने व्याख्यान रिकॉर्ड करते हैं और उन व्याख्यान को क्या करते हैं, हम रेडियो के माध्यम से ऑडियो मोड पे, हम ऑडियो फॉर्म में जो उनको ब्रॉडकास्ट करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, ब्रॉडकास्ट भी करते हैं, पॉडकास्ट भी करते हैं। तो वो भी हमारे बच्चों को उसका लाभ मिलता है, हमारे शिक्षार्थियों को उसका लाभ मिलता है। उसके अलावा प्रत्येक डिपार्टमेंट अपने अपने वीडियो लेक्चर बनाकर, हमारा ईएमपीसी एक डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेल है जी सर, जिसका काम है वीडियो सब्जेक्ट वाइज वीडियो प्रोड्यूस करना, और उनको हम क्या करते हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के माध्यम से हम बच्चों को, अपने शिक्षार्थियों को उसको प्रोवाइड कराते हैं। जी सर। तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग आज की जरूरत बन गई। तो शिक्षा डिस्टेंस, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन आज की जरूरत बन गई है, और मुझे लगता है समाज की। जी सर। और हमने जो डिजिटल युग में, क्योंकि डिजिटल युग है, जी सर, तो डिजिटल युग में हम अपने जो हमारे ऑब्जेक्टिव है ओपन एंड डिस्टेंस के, कि हम हर वंचित को शिक्षा दें, जी सर, जो किसी भी कारण से उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया है, उसको हम ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो ओपन एंड डिस्टेंस के माध्यम से, और हमने डिजिटल युग में जो है डिजिटल के जितने भी जो माध्यम हैं, चाहे वो ऑडियो वीडियो या किसी भी रूप में, हमने कोशिश की है कि हम उनका प्रयोग करके अपने जो एम्स हैं, अपने ऑब्जेक्टिव हैं, उनको पूरा करें, और वंचित तक जो है उनके प्रोग्राम और उनके विषय के आधार पर हम उनको क्या करें, उपलब्ध करा सकें। अपना जो हमारा अध्ययन सामग्री है, जो पाठ्य सामग्री है, उसको हम उपलब्ध करा सकें। बिल्कुल सर। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पहाड़ की जो तमाम महिलाएं हैं, उनके उच्च शिक्षा में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का एक बड़ा योगदान रहा है। और 21वीं सदी के इस दौर में कहीं ना कहीं डिजिटल दुनिया के इस दौर में जो मुक्त विश्वविद्यालय है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, ये उन तमाम उपकरणों का प्रयोग बखूबी कर रहा है, जिससे कि जो शिक्षा है वो पहाड़ के दूरस्थ इलाकों तक पहुंच सके, और जो जो शिक्षार्थ सर ने कहा जिनको, यानी छात्र जो हैं, उन तक शिक्षा आसानी से पहुंच सके। और ये बेहद अभिनव पहल कहीं ना कहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की है, और बहुत सराहनीय पहल सर आप लोगों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। सर, मैं जब उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की वेबसाइट को चेक कर रहा था, तो मुझे वहाँ पे 2 कोर्सेज दिखे, गढ़वाली भाषा में डिप्लोमा और कुमाऊनी भाषा में डिप्लोमा। तो मैं उसको देखकर मतलब बहुत अद्भुत पहल कहीं ना कहीं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से रहा है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, एनईपी जो आई है, नहीं है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें यह है कि विशेषकर जहां रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया है, एक शिक्षार्थी को, एक छात्र को, एक विद्यार्थी को, एक युवा को स्वावलंबी बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है शिक्षा में। जी सर। वहीं स्थानीय भाषा, जो क्षेत्रीय भाषा है, उस पर भी ध्यान दिया गया है। उसमें कोशिश की गई है कि क्षेत्रीय भाषा को हम बढ़ावा दें। जी सर। अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा पर भी ध्यान दिया जाए। दूसरी बात, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की मैं बात करूं तो हमारे जो कुलपति जी हैं इसमें, प्रोफेसर ओपी सिंह नेगी जी, उनकी भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। और हमारी भी रुचि थी, क्योंकि हम अपनी संस्कृति और शिक्षा को लेकर काम कर रहे हैं। तो हमने गढ़वाली भाषा और कुमाऊनी भाषा में, यहाँ तक कि नेपाली भाषा में सर्टिफिकेट कोर्स किए। और हमारा उद्देश्य ये था कि उत्तराखंड में, एक उदाहरण मैं आपको दूं कि एक डॉक्टर एमबीबीएस करके, एमडी करके पहाड़ में किसी सुदूर गांव में जाता है, और या कोई भी ऑफिसर, कोई भी अधिकारी वो गांव, पहाड़ के किसी गांव में जाता है, चाहे वो कुमाऊं में जाए, गढ़वाल में जाए, कहीं जौनसार में जाए, तो जब तक उसको स्थानीय भाषा नहीं आएगी, क्योंकि संवाद भी, किसी भी समस्या का समाधान कब होगा? जब संवाद होगा। जब आप समस्या कब समझेंगे? जब संवाद होगा। जब आप संवाद ही नहीं हो पाएगा तो समस्या आपको कैसे पता चलेंगे? बिल्कुल। तो ये उद्देश्य हमारा था कि हम उत्तराखंड के जितने भी जो युवा हैं या ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको स्थानीय भाषा का ज्ञान दें, और उनमें हम प्रमाण पत्र कार्यक्रम शुरू करें, जिसके माध्यम से उनको स्थानीय भाषा का ज्ञान हो। और वो गाँव में, जैसे स्वास्थ्य की बात करें जी सर, तो एक शहर से पढ़ी लिखी लड़की हो या लड़का हो, उसने एमबीबीएस किया,
इंग्लिश मीडियम के आजकल आपने देखा कि इंग्लिश मीडियम पर लोगों का ज़्यादा ध्यान है। बिल्कुल। तो जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो क्या है कि स्थानीय भाषा का ज्ञान उनको बहुत कम है। तो गांव में गए, कोई बुजुर्ग महिला है, बुजुर्ग व्यक्ति है, उन्हें अपनी जो प्रॉब्लम है, जो उनकी बीमारी है, वो बताना चाहते हैं डॉक्टर को। बिल्कुल। उनको हिंदी नहीं आती है, वो स्थानीय भाषा में कह रहे हैं। तो जब तक डॉक्टर नहीं समझेगा उनकी बात को, तो कैसे उनकी प्रॉब्लम समझेगा, वो उनकी सफल बीमारी डॉक्टर को नहीं कहलाया जा नहीं सकता। कर पाएगा। बिल्कुल। तो ये हमारा उद्देश्य था कि इस तरह से हम एक हम अभियान के रूप में इसको ले चले। लेकिन दुर्भाग्य ये है, मैं कहूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ कि उत्तराखंड में हमने बहुत कोशिश की है, इंडिविजुअल मैंने बहुत कोशिश की है, अखबारों में, सोशल मीडिया में बहुत पब्लिसिटी करी इसकी, बिल्कुल। लेकिन बहुत कम बच्चों ने इसमें इंटरेस्ट लिया। लेकिन हमने फिर इसका एक तोड़ ये सोचा कि एनईपी में जो ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं, जी सर, उसमें हमने एक पेपर के रूप में इसको शामिल कर दिया, जिससे कि स्टूडेंट इसको लेगा ही लेगा। लेगा। तो बिल्कुल। अभी ये रहा कि इस समय 1000 स्टूडेंट गढ़वाली में है और 1000 स्टूडेंट कुमाऊनी में। बहुत शानदार बात है सर एक ये। पेपर जो है वो कर बिल्कुल। रहा है, क्योंकि उसके लिए कंपलसरी है, बिल्कुल। या तो उसे कुमाऊनी करना पड़ेगा या गढ़वाली गढ़वाली करना। में करना पड़ेगा। ये तभी वाकई उसका बहुत फर्स्ट शानदार है सेमेस्टर सर। एकेडमिक को लेकर मैं एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा, उसके बाद हम चलेंगे संस्कृति को लेकर जो आप काम लगातार कर रहे हैं। जी। सर, मान्यता को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की डिग्रियों की मान्यता को लेकर कई बार लोग प्रश्न करते हैं, उस पर आप अगर हमारे दर्शकों को एक बार विस्तार से थोड़ा समझा दीजिए। देखो, जो लोग मान्यता को लेकर, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की डिग्री की मान्यता को लेकर प्रश्न करते हैं या बात करते हैं, वो अनभिज्ञ लोग हैं, बिल्कुल। मैं ये कहूँगा। बिल्कुल सर। जो पढ़ा लिखा होगा वो इस बात पर बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेगा, न वो सोचेगा। बिल्कुल सर। ठीक है ना? जी सर। क्योंकि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, प्रत्येक स्टेट की ओपन यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी हैं अलग अलग राज्यों में, वो भारत सरकार के गाइडलाइंस के, यूजीसी के गाइडलाइंस के आधार पर और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्थापित किए जाते हैं, और विधानसभा में एक्ट पास करके जो है यूनिवर्सिटी स्थापित की जाती है। बिल्कुल सर। और इग्नू जो है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, ये राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी है आज की डेट में, इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी है इग्नू। बिल्कुल। ठीक है ना? जी सर। इंडिया में नहीं, विदेशों में लाखों जो लर्नर्स हैं वो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से अलग अलग प्रोग्राम्स में कोर्स कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो उसी तरह से स्टेट लेवल पर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है। तो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है स्टेट में जिसको यूजीसी डायरेक्ट मॉनिटर करती है। जी सर। डायरेक्ट। हमारे यहाँ हमको एक भी प्रोग्राम नया शुरू करना है तो हमको यूजीसी से मान्यता लेनी पड़ती है। यूजीसी हमको जो है मान्यता देती है, तब हम उस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। और यूजीसी में एक अलग डिवीजन है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, डेब जिसे कहते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम पूरे इंडिया के को मॉनिटर करती है, उसको गवर्न करती है। जी ये करती है। तो कहीं पर भी कोई दोयम दर्जे की डिग्री नहीं है। हम एक एग्जाम्पल आपको दूं, अभी अभी इस समय लोक सेवा आयोग के माध्यम से हायर एजुकेशन में 3 असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेजेस में 3 असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसे थे जिन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी से पीजी किया। बिल्कुल सर। यूजी भी किया और पीजी भी किया। पीजी के बाद उन्होंने नेट क्वालिफाई किया, और नेट क्वालिफाई करने के बाद उनकी असिस्टेंट प्रोफेसर वो डिग्री कॉलेज बन गए। तो कैसे बन गई? बिल्कुल सर। कैसे बन? कई आईएएस हैं और कई पीसीएस हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी से यूजी पीजी करके वो आईएएस और पीसीएस बने हैं। बिल्कुल सर। यहाँ तक कि जो कम्पिटिटिव एग्जाम है स्टेट लेवल के, जो स्टूडेंट्स है, युवा हैं, वो जो मटेरियल, स्टडी मटेरियल है, वो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से ढूंढते हैं। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, डिग्री कहीं कोई दोयम दर्जे की नहीं होती है। और क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटी ने जो कंटेंट तैयार किया है उसमें राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं जो है उसको तैयार करते हैं, और डिग्री डायरेक्ट यूजीसी मॉनिटर करती है। हमारे यहाँ एडमिशन की डेट भी यूजीसी तय करता है और एडमिशन बंद करने की डेट भी यूजीसी तय करता है। बिल्कुल सर। तो कहीं पर भी कोई प्रश्न वाली बात नहीं रहेगी। प्रश्न वाली कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको समझाया। हालांकि बहुत सारे लोग, मैं कहूँगा 95% जो छात्र हैं, जो लोग हैं, वो इस बात को समझते हैं, लेकिन आज भी समाज में कई ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये संशय रहता है। इसलिए मुझे लगा कि इस बात को भी क्लैरिफाई यहाँ पे सर के माध्यम से करना उचित रहेगा, तो मैंने यहाँ पे किया। सर, बहुत व्यस्ततम शेड्यूल आपका रहता है, आप शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, आप पत्रकारिता के हेड हैं और जनसंपर्क अधिकारी आप विश्वविद्यालय के रहे हैं। इसके बावजूद भी इतना बिजी शेड्यूल हो, आपका निजी जीवन खुद होगा,
इसके बावजूद भी आप संस्कृति के बारे में, लोक संगीत के संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं, लोक के लिए काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी जितनी भी पहाड़, उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, जो लोक कलाएं हैं, चाहे वो संगीत की हमारी विरासत रही हो, उसके लिए काम करना, उसके संवर्धन के लिए काम करना, इतनी ऊर्जा और इतनी प्रेरणा कहाँ से सर, कहाँ से आपको मिलती है? ये तो सब माँ शारदे का आशीर्वाद है, माँ शारदे की कृपा है, माँ भगवती का आशीर्वाद है। जी सर। और कर्म सबसे बड़ी पूजा होती है, और कर्म, जो कर्म रूपी पूजा का फल भी मिलता है। बिल्कुल सर। तो ऐसा है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, हम देखते हैं अक्सर कि हम लोग जो संस्कृति है, अब आपने देखा होगा बहुत नए नए युवा जो है गायन के क्षेत्र में आ रहे हैं। बिल्कुल। कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल सर। ऐसे नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि सभी जी। जो है, बहुत कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिनसे हमें भी प्रेरणा मिलती है। जी सर। लेकिन कुछ ऐसा है कि जो चल रहा है आज के दौर में, संस्कृति की, जो हमारी संस्कृति की मूल धारणा है हमारी, मैं यदि गढ़वाल की बात करूं या पूरे उत्तराखंड की बात करूं, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों की बात करूं उत्तराखंड की, जी। तो जो मूल धारणा है उससे कुछ हमारे जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो विचलित हो रहे हैं। जी। और उस हम कैसे इस चीज़ को कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि जो हमारी जो बोली भाषा, जो शब्द हैं, वो क्या, वो कहीं पर भी प्रयोग नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। जो पुराने हमारे शब्द हैं भाषा, बोली भाषा के, वो कहीं ना और कहीं विलुप्त की ओर विलुप्त हो जा रहे हैं, और कहीं गानों में हिंदी के शब्द यूज किए जा रहे हैं। बिल्कुल। जो हमारा फोक है, बिल्कुल। फोक का संगीत ही अलग होता है। बिल्कुल सर। फोक का संगीत ही अलग होता है। फोक संगीत में कहीं पंजाबी संगीत को मिक्स किया जा रहा है, पॉप म्यूजिक को किया बिल्कुल। जा रहा है, कहीं हिंदी जो फास्ट जो म्यूजिक है उसको ऐड किया जा रहा है, और केवल नाचने के लिए जो है संगीत का प्रयोग किया जा रहा है। बिल्कुल सर। संस्कृति और संगीत का प्रयोग केवल सिर्फ एक उद्देश्य रह गया कि नचाना है बस। नचाना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर। नचाना, मनोरंजन जरूरी है, संगीत का काम ही मनोरंजन है। बिल्कुल। संस्कृति, लेकिन आप अपनी संस्कृति, जो जो संस्कृति का मतलब क्या होता है? संस्कार युक्त कृत ही संस्कृति है। बिल्कुल सर। ऐसी कृति जिसमें संस्कार हो, बिल्कुल। आप उसको संस्कार से विमुख हो रहे हैं। सही बात आप केवल नचाने के लिए जो है माल तैयार कर रहे हैं है। बिल्कुल। कि आपको नचाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मनोरंजन करिए, नाच तो हमारे फोक में भी है। बिल्कुल। क्या हम अपने ढोल दमाओं में नहीं नाचते थे क्या? बिल्कुल। जो आनंद की अनुभूति उसमें होती है वो डीजे में कभी नहीं हो सकती। बिल्कुल। डीजे, आपने देखा होगा पहले जब गाँव में मन्नाण लगता था, ढोल दमाओं के जो बजाने, मन्नाण कहते हैं बिल्कुल। हमारे पहाड़ में, हम्म। तो रात खुलवा देते थे नाचने वाले, रात। आज आप डीजे में जरा 2 घंटे, 1 घंटा नाच लो। सही मैं बात। साइंटिफिक बात कर रहा हूँ बिल्कुल आपसे। बात। आप 1 घंटा से ज्यादा डीजे में नहीं नाच सकते हैं। कारण क्या है? वो इस तरह का रिदम, इस तरह का म्यूजिक, फास्ट, वो आर्टिफिशियल आनंद, हम उसको आर्टिफिशियल आनंद है, वो नेचुरल वो नेचुरल आनंद अनुभूति था। जो अंदर से हाँ, निकलती। तो जब आप नेचुरल अनुभूति प्राप्त करोगे, नेचुरल आनंद में आप रम जाओगे, तो रात का पता नहीं फिर चलता, समय की कोई बाध्यता समय नहीं की बात रहेगी। है। और ऐसा एक मोशन होता है, एक मोशन होता है। बिल्कुल सर। और डीजे में फास्ट आप नचाओगे, थक जाओगे। तो वैसे ही आपके गीत भी आ रहे हैं, बिल्कुल। फास्ट आपको नचा रहे हैं, फिर उसके बाद लोग उनको भूल रहे हैं। बिल्कुल। अब नेगी जी के गीत हैं, नेगी जी के गीत हैं, या प्रीतम भरतवाण जी के गीत हैं, जो हमारे पुराने गायक हैं, उनके सारे गीत आज भी सुन लो आप, उतना ही आनंद आता है जितना तब आते थे जब वो आए थे। जितना वो 20 साल पहले थे, वो पहले 20 साल बाद भी रहेंगे, बाद में उतने आनंद है। वही आनंद उसमें रहेगा। तो वो क्यों, वो फोक पर है, टोटली फोक कल्चर, बोली भाषा पर आधारित है। बिल्कुल। एक एक शब्द हमारे अपने हैं, बिल्कुल। एक एक फोक, एक एक नाच के जो वो हैं, वो हमें कहेंगे कि जो रिदम है वो अपने हैं हमारे। हर एक पीड़ा, हर एक उल्लास, हर एक वो यहाँ उल्लास, के हर एक उसमें पीड़ा, हाँ, रमा हुआ है, रमा हुआ है उनके सब। तो वो सारी चीजें। तो कहने का मतलब ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति को लेकर काम कर रहे हैं। अपनी संस्कृति, बोली भाषा, खान पान, पहनाव, ये सारे तमाम जो चीजें हैं, इनको लेकर हम अगली पीढ़ी तक हम इनको पहुंचाएं। और सबसे बड़ा मेरे लिए जो कष्ट का विषय ये है कि व्यक्तिगत तौर पर मैं कहूँ, क्योंकि जिम्मेदारियां जो अपने रोजगार के क्षेत्र में हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं,
बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। उसके बावजूद भी मैं कोशिश करता हूँ समय निकाल के, और लेकिन फिर भी मैं जितना करना चाहता हूँ, जितना मैं सोचता हूँ, उतना मैं कर नहीं पा रहा हूँ। बिल्कुल लेकिन फिर भी प्रयास करता हूँ और प्रयास करता रहूँगा। सर, हम जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे, अभी तक कितने जो गीत हैं वो आप गा चुके हैं और आगे क्या योजनाएं कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को लेकर हैं, कौन से वो गीत? और इसी के साथ मैं जोड़ता हुआ सवाल पूछूंगा, कोई एक गीत जो आप हमारे दर्शकों को 2 लाइन उसकी अगर गुनगुना चाहें, पहले आप बताएं कि कितने गीत आप गा चुके हैं। अब तक मेरे 16 गीत रिलीज हो चुके हैं, जो यूट्यूब हमारा चैनल का हमारा नाम है। यूट्यूब चैनल है RC म्यूजिक एंड इंटरटेनमेंट करके। उस चैनल का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में यहाँ मेंशन कर देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाके सर के चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, उनके गीतों को आप सुने, उसमें आपको पहाड़ की जो असल व्यथा है, जो पहाड़ का असल दृश्य है, वो बिल्कुल नज़र आएगा। जी सर। तो संस्कृत RC म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट करके 16 गीत अब तक उसमें रिलीज हो चुके हैं। जी सर। और अभी बहुत सारे गीत हैं, और अभी एक फिल्म पर भी काम चल चल रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि साल भर के अंदर अंदर वो हम अपने दर्शकों के सामने उसको ले आएं, जिसका उद्देश्य संस्कृति और माइग्रेशन को रोकना है, अपनी संस्कृति के संरक्षण और माइग्रेशन को रोकना है। उस पर अभी स्क्रिप्ट राइटिंग का काम चल रहा है, और गीत बहुत सारे लिखे हैं। अब ये कि थोड़ा सा उनको रिकॉर्डिंग का और सामने लाने तक के लिए बहुत प्रोसेस करनी पड़ती है, बिल्कुल। तो उस पर समय समय की का भी कमी अभाव है, की वजह बिल्कुल। से जो है हो नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। तो गीत मेरे सारे कोशिश की है। अभी मैंने ये एक इस समय मैंने ये गीत कोशिश की है कि मैं भी थोड़ा नचाऊं लोगों को, बिल्कुल सर। क्योंकि लोग जो डिमांड है दर्शकों की वो संगीत की नाचना हर ही है। विधा विधा को प्रयोग किया जाए। हाँ, बिल्कुल तो हर आदमी नाचना चाहता है। बिल्कुल। तो फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं भी अपने एक गीत के माध्यम से लोगों को नचाऊं, बिल्कुल सर। तो जिसका टाइटल है मेरी हीरो। सर अगर तो आप, जी। मेरी हीरो है, लेकिन मैंने नचाने के साथ साथ पूरा रिदम सारा फोक है, बिल्कुल। उसमें सारा फोक है। शब्द उसमें जो शब्द हैं, जो जो स्वर हैं, वो भी सारे फोक के फोक है। हैं। बिल्कुल। संगीत भी फोक का है, रिदम भी फोक बिल्कुल को सर। लोग को ही हमने दिया समर्पित है। किया। और बहुत सारे गीत हैं। अभी एक बोली भाषा को लेकर मैंने एक गीत लिखा है, जी सर। और मैं चाहूँगा सर अगर 2 शब्द आप अपने किसी गीत के। बोली भाषा को लेकर जी सर। है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये गीत में एक मेरा और तैयार है। बिल्कुल सर। बोली भाषा को लेकर पहले शुरू बिल्कुल करता बिल्कुल। हूँ। जी सर। मातृभाषा माँ की वाणी, मातृभाषा माँ की वाणी, जनधारणो को मीठू पाणी, जनधारणो को मीठू पाणी, मातृभाषा माँ की वाणी, जनधारणो को मीठू पाणी, जन छोयो धोयो को मीठू पाणी, भैर आया हम काम धाणी, भैर जया हम काम धाणी, जरूरी छ यख खान कमाणी, जरूरी छ यख खान कमाणी, पर ना भूल्या माँ की वाणी, पर ना भूल्या माँ की वाणी, मातृभाषा माँ की वाणी, जनधारणो को मीठू पाणी। बहुत खूबसूरत सर, इसमें वो ये पहाड़ का टच हो रहा है। तो ये संदेश बिल्कुल। दिया है कि भाई हम कहीं भी रोजगार के लिए, अपनी रोजी जाए। रोटी के लिए बाहर गए, बिल्कुल। लेकिन मातृभाषा और जो वाणी हमारी बोली वाणी उसको है, ना भूलें। उसको ना भूलें। और इसमें इतनी मिठास है बिल्कुल। जितनी हमारे छाया और धारा को पानी बिल्कुल हो सकती बिल्कुल है। बिल्कुल। ठीक है ना, वही मिठास बिल्कुल हमारी वही बोली थाती भाषा। माटी की बात कहीं ना कहीं जी हो रही जी है। जी। तो ये है। और एक गीत अभी जी बिल्कुल। वैसे मैंने शुरू अभी बनाया है। बिल्कुल सर। आँखों आँखों में न बचो मीते, आँखों आँखों में न बचो मीते,
मन मेरो मायालु न भरमामीते, मन मेरो मायालु न भरमामीते, आँखों आँखों माँ न बचो मीते, आँखों आँखों माँ न बचो मीते, मन मेरो मायालु न भरमामीते, छुयो छुयो माँ न लगो मीते, छुयो छुयो माँ न लगो मीते, मन मेरो भी मायालु न बिलमो मीते, मन मेरो भी मायालु न बिलमो मीते, माया होंदी बुरी चीज गैला, माया होंदी बुरी चीज गैला, माया को मुंडारो निसयेंदु गैला, माया होंदी बुरी चीज गैला, मन मेरो मायालु न भरमामीते, मन मेरो मायालु न भरमामीते। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और सर के जितने भी गाने हैं, जो गीत हैं, सर के चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, आप वहां जाकर जरूर एक बार चेकआउट करें, सर के गीतों को सुने और देखें कि कितना शानदार इन्होंने पहाड़ को, उस पहाड़ का व्याख्यान किया है अपने तमाम गीतों के माध्यम से। सर, बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, आप समुद्र हैं, आपसे जितना बात किया जाए कम है, लेकिन कहीं ना कहीं आप पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं और कुछ पुस्तकें भी आपने लॉन्च की हैं, आपने प्रकाशित की हैं, उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। मैंने जैसे कहा कि शिक्षा और संस्कृति ये मेरे जीवन के ध्येय हैं कि मैं शिक्षा का प्रसार करूं, खासकर पत्रकारिता के क्षेत्र में, जी सर। और संस्कृति, अपने पहाड़ की संस्कृति को संरक्षण को लेकर काम करूं, और अपने जो मेरे उद्देश्य हैं, बोली भाषा पहनाव को बचाने के लिए अपने गीतों के माध्यम से उनका प्रचार प्रसार करूं। तो वैसे पत्रकारिता की शिक्षा को लेकर मैंने पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ। 20 साल मुझे यूनिवर्सिटी सिस्टम में हो गए काम करते हुए। तो मैंने कोशिश की है कि मैं पत्रकारिता के जो शिक्षार्थी, हमारा हिंदी भाषा के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए एक अध्ययन सामग्री, जो शिक्षा है पत्रकारिता की, वो मैं अपने किताबों के माध्यम से उनको प्रदान करूं। तो 4 किताबें मेरी अब तक प्रकाशित हैं। जी सर। एक पत्रकारिता एवं जनसंचार करके है, जिसमें पत्रकारिता और जनसंचार से विद्यार्थियों को परिचय कराने की कोशिश की गई है। एक है भारत में इलेक्ट्रॉनिक एवं न्यू मीडिया करके। तो भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसका एट प्रेजेंट स्कोप क्या है, और न्यू मीडिया क्या है, और न्यू मीडिया में किस तरह से आप कैरियर आप अपना बना सकते हैं, वो सारा चीज़ उसमें किताब में समाहित है। जी सर। उसके अलावा एक पत्रकारिता एक परिचय, जिसमें पत्रकारिता से लोगों को, क्योंकि ये पत्रकारिता एक कॉमन वर्ड है जो लोग यूज़ करते हैं, लेकिन पत्रकारिता अपने आप में एक बहुत बड़ा बृहद क्षेत्र है। कोशिश की गई है कि जो हमारे छात्र हैं या आम जन जो पत्रकारिता की जानकारी लेना चाहते हैं, उस किताब के माध्यम से वो पत्रकारिता को समझें और जानें। और चौथी किताब जो है कि उत्तराखंड में पत्रकारिता का विकास। तो उत्तराखंड में पत्रकारिता का विकास जो है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ जर्नलिज्म इन उत्तराखंड, कि किस तरह से उत्तराखंड में पत्रकारिता का उद्भव हुआ है, विकास हुआ है, किन उद्देश्यों को लेकर उत्तराखंड में पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी, और आज की तिथि में, आज की डेट में पत्रकारिता का क्या स्वरूप है, और क्या इसमें स्कोप है, क्या इसके क्षेत्र हैं, उत्तराखंड की विशेष के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। जी सर। और तो ये 4 किताबें हैं, और जो कई यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में छात्रों को पढ़ाए जाते हैं। और एक सबसे बड़ी मेरे लिए एक उपलब्धि ये रही कि जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यू मीडिया करके जो किताब है, ये उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा में इन्होंने इंटरमीडिएट में मीडिया इंट्रोड्यूस टू मीडिया करके कोई पार्ट शुरू किया है। तो उसमें मेरी किताब का चयन किया गया है, जो उत्तराखंड के तमाम इंटर कॉलेजेज हैं, वहाँ की लाइब्रेरी में 1 या 2 किताब शायद
ये लगी हैं। बिल्कुल तो ये मुझे अभी जानकारी मिली कुछ समय पहले। तो ये यही मेरा उद्देश्य है, ये ध्येय, और आगे भी मैं इन्हीं दो क्षेत्रों में काम करता रहूँगा। बिल्कुल सर। और मैं कोशिश करता हूँ कि हमारी पत्रकारिता की शिक्षा बेहतर शिक्षा हो। पत्रकारिता के जो उद्देश्य हैं वो हमारे युवा, हमारे जो पत्रकारिता के छात्र हैं वो समझें, और एक पारदर्शिता, निष्पक्ष पत्रकारिता वो करें। जी जो पत्रकारिता अब मैं देख रहा हूँ आज की डेट में, कि मैं बिल्कुल संदेश भी देना चाहता हूँ अपने युवाओं बिल्कुल को, और अपने पत्रकारिता के क्षेत्र में जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो मेरे शिक्षार्थी हैं, पत्रकारिता के जो छात्र हैं, कि पत्रकारिता हमेशा तीसरी जगह रहता है, न तो पहली जगह न दूसरी जगह। कहने का मतलब है न पक्ष में न विपक्ष में। निष्पक्ष। पत्रकारिता को हमेशा निष्पक्ष रहना चाहिए। यदि इस तरफ पक्ष है, इस तरफ विपक्ष है, तो आप सामने रहिए। पत्रकारिता एक दर्पण की तरह होता है, जो दिखता है, जो होता है वही दिखता है, वही उसमें दिखाना की कोशिश करनी चाहिए। पत्रकारिता में समाचार कभी बनाया नहीं जाता है, समाचार जो होता है वो आगे प्रेषित किया जाता है। बिल्कुल तो समाचार को बनाने की कोशिश मत करिए, समाचार जो होता है उसको वैसे ही आप आगे बढ़ाए। दूसरी बात, न्यू मीडिया और सोशल मीडिया के ज़माने में समाचार एक, जहाँ एक पत्रकारिता के एक क्षेत्र में काम करने वाले मीडिया कर्मी की जिम्मेदारी है कि वो आगे कोई भी ऐसा समाचार प्रेषित न करें, वायरल न करें, उसको अग्रसारित न करें, फॉरवर्ड न करें, जब तक उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी रिलायबल सोर्स के बारे में आपको जानकारी न हो। एक आम आदमी जो एक लेमैन है, जो सोशल एंड्रॉयड फ़ोन और इंटरनेट के कारण ही सिर्फ मीडिया को जानता है, और एक ऐसा मीडिया कर्मी जो मीडिया में काम कर रहा है और इसने मीडिया की शिक्षा प्राप्त की है, उनमें बहुत अंतर है। बिल्कुल तो मीडिया शिक्षा प्राप्त करने वाला और मीडिया के क्षेत्र में काम करने वाले की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के कोई भी खबर यदि बनाता है तो पहले उसके सोर्स को जाने, समझे, तहकीकात करें, तब जाके उसको आगे पॉडकास्ट करें, उसका प्रसारण करें, लोगों तक उसको पहुंचाएं और आगे उसको फॉरवर्ड करें। जी ये मेरी गुजारिश है अपने पत्रकारिता के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं युवाओं से। बिल्कुल सर। वाइंड अप करने से पहले सर कोई एक मैसेज जो छात्रों को, हालांकि आप बहुत कुछ बता चुके हैं, लेकिन कोई ऐसी बात जो रह गई हो, छूट गई हो, हालांकि बहुत कुछ आपके पास कहने के लिए है, समय की बाध्यता है। ये एक मेरा प्रश्न रहता है जी सर। कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो युवा कैरियर बनाना चाहते हैं अपना, जी सर बिल्कुल। क्योंकि मैं फेस ये करता बहुत हूँ, संजीदा मैं विषय कहेंगे। फेस करता हूँ हमेशा जी सर। कि कई बार हमारे पास डिमांड आती है मीडिया सेक्टर से, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से। बिल्कुल यदि मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में यदि मीडिया में स्कोप है तो इंडिया में मीडिया में स्कोप है हिंदी जर्नलिज्म में, बिल्कुल। हिंदी मीडिया में जी सर सबसे ज़्यादा स्कोप इसी में है। बिल्कुल। और हमारे जो युवा पत्रकारिता करते हैं वो कहते हैं कि हमको हिंदी लिखना नहीं आता, हमको हिंदी टाइपिंग नहीं आती, सर इंग्लिश में हम कर सकते हैं, इंग्लिश में हम कर सकते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा ये है, उन लोगों को संदेश है कि यदि आप पत्रकारिता कोर्स कर रहे हैं इंडिया में, बिल्कुल यदि आप मीडिया में कोर्स कर रहे हैं, पत्रकारिता में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो हिंदी पर फोकस करिए। बिल्कुल सर। ठीक है, ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए ग्लोबल लैंग्वेज होनी चाहिए, लेकिन यदि आपको अपना कैरियर मीडिया में बनाना है, भारत में, इंडिया में, तो आप हिंदी पर फोकस करिए, हिंदी को समझिए, हिंदी को जानिए, हिंदी को लिखना सीखे और हिंदी में टाइपिंग करना सीखे, तभी आप अपना कैरियर हिंदी जर्नलिज्म में या इंडिया में मीडिया में बना सकते हैं। आप इंग्लिश मीडियम के हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप यदि पत्रकारिता क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप हिंदी पर विशेष ध्यान रखिए। कई बार हमारे पास स्कोप आते हैं, जैसे अखबार से आते हैं, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, वहाँ हमारा शिक्षार्थी फेल हो जाता है, लिखना नहीं आता है, हिंदी टाइपिंग नहीं आती। तो ये सारी चीज़ें, इनका विशेष ध्यान देना आपको पड़ेगा, तभी आप अपना करियर बना सकते हैं। और विशेषकर कंटेंट राइटिंग में ही स्कोप है आज के डेट में। तो कंटेंट राइटिंग कब आप अच्छी होगी आपकी, जब आपकी भाषा पर पकड़ होगी, और भाषा ही संचार का पहला मूल आधार है। भाषा नहीं होगी तो संचार नहीं होगा, संचार नहीं होगा तो आपका मीडिया फेल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि भाषा पर विशेष ध्यान रखें, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र की भाषा की आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत व्यस्ततम समय से आपने समय निकाल के हमें समय दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और सर के पास जो अनुभव है, जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो बृहद है, समय कम है, लेकिन हम कोशिश करेंगे किसी और वीडियो के जरिए, किसी और इंटरव्यू के जरिए सर के इस ज्ञान को आप सबके समक्ष रख पाएँ, जो सर का अनुभव रहा है उसको आपके साथ साझा कर पाएँ। इस वक्त हमारे साथ इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।